नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। टॉप 40 क्वेश्चनों में मैंने कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड किए हैं, ताकि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाए और एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। यह वीडियो दोस्तों सेकंड पार्ट में लेके आया हूं और यह वीडियो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के सेशन देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों हम शुरुआत करते हैं होमवर्क से। कल के लिए मैंने ये दोस्तों आप सभी को होमवर्क में दिया था। इसका आंसर आप सभी ने क्या बताया है? 3 लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपके ऑप्शन थे बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना या फिर कृष्ण भक्ति होना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण के समय निम्न में से कौन मध्य में रहता है? आपके ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, पृथ्वी। चंद्र ग्रहण के समय दोस्तों पृथ्वी मध्य में रहती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। और सूर्य ग्रहण की बात करूँ तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों सौरमंडल के क्रम के हिसाब से मैंने आपको ग्रहों का वर्णन दिखाया गया है। इसमें देखिए, आपको एक ट्रिक से याद करना है, बस अब पास करनी है MBA। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। B से होता है बृहस्पति, S से होता है शनि, A से होता है अरुण, V से होता है वरुण, P से होता है पृथ्वी, S से होता है शुक्र, M से होता है मंगल और B से हमारा हो जाता है बुध। इस तरीके से दोस्तों आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने सूर्य के हिसाब से यहाँ पर दिखाया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, और उसके हिसाब से दोस्तों बढ़ते क्रम में दिखाया है। सबसे नज़दीक दोस्तों हमारा बुध पड़ता है, उसके बाद शुक्र पड़ता है, फिर पृथ्वी पड़ता है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। यदि दोस्तों हम बात करें उपग्रह की, तो शनि का एक उपग्रह होता है जिसका नाम है दोस्तों टाइटन। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि हम बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी का उपग्रह दोस्तों होता है चंद्रमा। और यदि हम बात करें मंगल के उपग्रह की, तो फोबोस और डीमोस, दो मंगल के जो दोस्तों उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है और दोस्तों इसे सांझ का तारा भी बोला जाता है या भोर का तारा भी बोला जाता है। इसे दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अब दोस्तों आप सभी कहेंगे कि सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक तो बुध है, तो फिर हमारा शुक्र ग्रह सबसे कैसे गर्म होता है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, बुध ग्रह सूर्य के इतना नज़दीक है कि इसका वायुमंडल जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए हमारा शुक्र ग्रह को दोस्तों सबसे गर्म ग्रह बताया जाता है। यदि दोस्तों हम सबसे बड़े ग्रह की बात करें, तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। और यदि हम सबसे छोटे ग्रह की बात करें, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, AV रमन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अमर सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। दोस्तों इन्होंने जो है भारत का भी राष्ट्रगान लिखा था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। भारत का भी राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था और भारत का राष्ट्रगान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और दोस्तों भारत के राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। किस नाम से किया था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। किस नाम से किया था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी या फिर सिकंदर शाह सूरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, शेर शाह सूरी। दोस्तों चौसा का युद्ध
30 जून 1539 में हुआ था। 30 जून 1539 में हुआ था। किसके मध्य में हुआ था दोस्तों? तो मुगल सम्राट हुमायूं के मध्य में हुआ था दोस्तों। और कौन था दूसरी तरफ? सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे कौन? शेरशाह सूरी दोस्तों। इन दोनों के मध्य में दोस्तों यह युद्ध हुआ था और जीता कौन था? तो शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीते थे। यदि हम बात करें चौसा की, तो चौसा स्थान दोस्तों बिहार में पड़ता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव जनता करती है? आपके ऑप्शन है मार्शल लॉ, राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुश। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है। लोकतंत्र सरकार में जो है जनता चुनाव करती है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन द्वितीय क्षेत्र में आता है? आपके ऑप्शन है कपास उत्पादन, कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन या फिर बैंकिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र पर आता है। यदि हम बात करें द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन है, तो एक विद्युत उपकरण आता है आपका द्वितीय क्षेत्र में। विद्युत उपकरण के जो निर्माण होते हैं, खाद्य निर्माण दोस्तों इसी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। कपड़ा उत्पादन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और हस्तशिल्प उद्योग, ये सभी दोस्तों कहाँ पर आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आता है। इन सभी को आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के पास कब आया? आपके ऑप्शन है 1833 चार्टर अधिनियम, 1858 भारत शासन अधिनियम, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट या फिर 1909 मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1858 भारत शासन अधिनियम से दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के पास आया था। और दोस्तों आप सभी को एक बात और नोट डाउन कर लेनी है, 1 जनवरी 1874 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम से संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में रखा गया? आपके ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 35वां संशोधन या फिर 71वां संशोधन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था दोस्तों, जिसमें से मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटाकर दोस्तों विधिक अधिकार में रख दिया गया था 300 का में। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें 42वां संविधान संशोधन की, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था दोस्तों। और इसमें क्या हुआ था? प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और दूसरा क्या था दोस्तों? डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य 4 का को जोड़ा गया था। और दोस्तों 1976 में ही लोकसभा के जो अवधि थी 6 वर्ष करी गई थी। लोकसभा की अवधि क्या 6 वर्ष कर दी गई थी। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अब लोकसभा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई थी, तो दोस्तों फिर उसके बाद आया था 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या किया गया था? लोकसभा की अवधि को फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि लोकसभा की अवधि किस संविधान संशोधन से 6 वर्ष करी गई थी। और यदि दोस्तों हम बात करें 35वां संविधान संशोधन अधिनियम की, तो यह दोस्तों कब आया था? 1974 ईस्वी में आया था। और इसमें क्या किया गया था? सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। पहले सिक्किम में कौन सी जाति थी दोस्तों? चौगेयाल जाति रहती थी। ठीक है, फिर इसको क्या किया गया था? भारत का सह राज्य बना लिया गया था 35वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा। फिर दोस्तों 36वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1975 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया? सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था। पूर्ण रूप से भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। और यदि दोस्तों हम बात करें 71वां संविधान संशोधन अधिनियम की, तो यह 1992 ईस्वी में आया था। और इसमें क्या हुआ था कि 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली भाषा जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी और आपकी कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रोज हर विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है वरुण फिरोज गांधी, राजीव गांधी, मेनका गांधी, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, वरुण फिरोज गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, क्रिकेट। क्रिकेट शब्द से दोस्तों सिली पॉइंट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि हाल ही में किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम बैरिस्टर नाथपे के नाम पर रखने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके का सेशन देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथपे के नाम पर रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत ने किस देश के पूर्व पीएम की हत्या पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर झंडा झुका दिया था? आपके ऑप्शन है तंजानिया, चिली, जापान या फिर सऊदी अरब। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, जापान देश के दोस्तों पीएम की हत्या पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर झंडा झुका दिया गया था। ये करंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार फिर या फिर पंजाब। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, बिहार राज्य में दोस्तों सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। किस नाम से किया गया है दोस्तों? महात्मा गांधी सेतु नाम से किया गया है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन है साइना नेहवाल, मेरी कोम, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, पीवी सिंधु। दोस्तों पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेल में 2 पदक जीते थे। कौन कौन से? एक रियो ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, आपको नोट डाउन कर लेना है। और दूसरा दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर युग्मक को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या फिर हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें संस्थापक की, तो उसके समय संस्थापक कौन थे? तो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। कौन थे दोस्तों? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1950, 1952, 1961 या फिर 1974। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1952 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में संकल्प सेवा बस सर्विस शुरू करने वाला राज्य कौन बना? आपका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार संकल्प सेवा बस सर्विस शुरू करने वाला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शन है पखावज, सरोज, संतूर, सितार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, संतूर वाद्य यंत्र से दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है। यदि दोस्तों हम बात करें भजन सोपोरी की, तो आपको ये नाम भी याद कर लेना है दोस्तों, भजन सोपोरी का भी संबंध संतूर से ही है। केवल ये 2 ही लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी संतूर से संबंधित हैं। यदि दोस्तों हम पखावज की बात करें, तो पखावज में कौन है? कुणाल पाटिल नाम आपको याद रखना है, कुणाल पाटिल। और दूसरा केलूचरण महापात्र। कौन दोस्तों? कुणाल पाटिल और केलूचरण महापात्र नाम आपको पखावज से संबंध याद कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें सरोद की, तो सरोद का आपको एक बहुत ही अच्छा नाम मैंने बताया था, कौन? अमजद अली खां। कौन दोस्तों? अमजद अली खां। अमजद अली खां को सरोद का उस्ताद भी कहा जाता है। और इनके 2 बेटे हुए थे दोस्तों, अमान अली खां और अयान अली खां। इन दोनों को भी आपको याद कर लेना है, ये दोनों भी दोस्तों सरोद के उस्ताद हैं। यदि दोस्तों हम बात करें सितार की, तो सितार से संबंधित एक नाम आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर का दोस्तों, पंडित रविशंकर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है दोस्तों, माई लाइफ माई म्यूजिक के नाम से। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, माई लाइफ माई म्यूजिक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, कोरोमंडल तट किस राज्य के तट को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु,
महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो तट होता है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि पश्चिमी राज्य के तट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका आता है गुजरात, राजस्थान के नीचे जस्ट पड़ता है गुजरात है। इसके जो तट को काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है, और कर्नाटक के तट को दोस्तों कनारा और कन्नड़ तट कहा जाता है, और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें पूर्वी राज्य के तट की तो पश्चिम बंगाल के तट को बैगा तट कहा जाता है, उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, और तमिलनाडु के तट को दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है। इन सभी को आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है। यहाँ से दोस्तों हिंदी शुरू हो जाता है। कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए हिंदी के लेके आया हूँ ताकि आपकी हिंदी की भी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। तो चलिए दोस्तों एक बार जल्दी जल्दी से हम हिंदी का रिवीजन कर लेते हैं, और लास्ट में दोस्तों आपको ध्यान से कितने क्वेश्चन आपने 40 में से सही करें ये कमेंट करके बताना है, और वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक कर देना है, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। तो चलिए दोस्तों हिंदी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथ का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है पूर्ण, समाप्त, इति या फिर खत्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, इति। अथ का विलोम शब्द क्या होता है, इति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो छीण ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है अमिट, अपार, अक्षय या फिर अनंत। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, अक्षय। अक्षय, जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, अक्षय। यदि दोस्तों हम बात करें अमिट की तो जो मिट ना सके उसे क्या कहा जाता है, अमिट। यदि दोस्तों हम बात करें अपार की तो जिसका कोई पार ना हो उसे क्या कहा जाता है, अपार कहा जाता है, और जिसका कोई अंत ना हो उसको दोस्तों अनंत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है सरोज, उरोज, मनोज या फिर पाथोज। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, मनोज। मनोज दो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। यदि हम बात करें सरोज की तो दोस्तों सरोज किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का। और यदि हम बात करें उरोज की, उरोज किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, उस स्तन का। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध है। यहाँ पर कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाता है। कवियत्री दोस्तों शुद्ध भाषा में लिखा गया है, ये तीनों दोस्तों की वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी वर्तनी ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी ठीक में भाषा में लिखी गई है। आपके ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, ये वाला रचयिता शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना या फिर बेफिक्र होना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट होना अकल पर पत्थर पड़ने का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, खुशी मनाना। घी के दिए जलाना खुशी मनाना का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर तुमने यह खाली स्थान बोला तो किसने बोला, उचित शब्द का चयन करें। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, अगर तुमने यह नहीं बोला तो किसने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निज खालिस्तान उन्नति अहे सब खालिस्तान को मूल, उचित शब्द का चयन करो। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है आपका, भाषा उन्नति, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल सही होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकल्पों में से शुद्ध वाक्यों को चुनें। यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, मेरे शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया या फिर 4 आदमी के लिए खाना बना दो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। यदि दोस्तों हम बात करें मेरे शादी के लिए अनेकों नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, अनेक आएगा। आपको ये नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर दादी के प्राण निकल गया नहीं दोस्तों, दादी के प्राण निकल गए। प्राण जो है बहुवचन में यूज होता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्मुखी का विलोम शब्द बताइए। आपके ऑप्शन है जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या फिर बहिर्मुखी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का दोस्तों विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। आपके ऑप्शन है आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या आत्मघाती। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों आक्रांत। ठीक है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें किसी पर हमला करने की तो उसे आक्रमण कहा जाता है, और आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है, आक्रामक कहलाता है। और जो अपनी हत्या आप करे दोस्तों उसे आत्मघाती कहते हैं। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। आपके ऑप्शन दिए गए हैं धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, कुलीन। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कुलीन कहा जाता है। और यदि बात करें हमें एक ही जाति या वर्ण के लोगों को क्या कहा जाता है, श्रवण कहा जाता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन है स्त्री, बिजली, चंद्रमा या फिर गंगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, बिजली। क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द है बिजली। बिजली के और कौन कौन से हैं दोस्तों, चपला होता है, चंचला होता है। कौन कौन सा, चपला होता है, चंचला होता है, दामिनी होता है, तड़ित होता है, विद्युत होता है। तो ये सभी दोस्तों किसके हैं, बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर कौन सा प्रतिनिधि शुद्ध भाषा में लिखा गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, प्रतिनिधि शुद्ध भाषा में लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आंखों में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना या वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। ये दोस्तों उत्कृष्ट है, या वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों। आंखों में गड़ना का अर्थ होता है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घूस देना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है गाल बजाना, घड़ा खोदना, चार चांद लगाना या चांदी का जूता देना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, चांदी का जूता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है आपको बताना है दोस्तों। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाता है। और दोस्तों 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड यदि किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ने में समझने में परेशानी हो रही है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।